नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसके बाद आपने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कहें हम सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेल के आगे पढ़ते हैं। सेल के 3 मेन फीचर्स आपको बताए थे कि जब हम एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें उसमें 3 चीजें दिखाई देती हैं। एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस की एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे ये एक सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के बाहर आपको जो डबल लेयर की कवरिंग दिखाई दे रही है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में क्या बताया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside। कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स यानी छेद होते हैं छोटे छोटे, जो क्या करते हैं न्यूक्लियस के बाहर से अंदर, न्यूक्लियस के बाहर और अंदर मटेरियल के ट्रांसफर को अलाउ करते हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स मिलके बनते हैं डीएनए से और प्रोटीन से। अब ये डीएनए क्या है? डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें क्या होता है डीएनए जो है वो कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो इंफॉर्मेशन पास होती है, जो वो क्वालिटीज लेके आते हैं अपने पेरेंट्स की, वो इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करता है? वो करता है डीएनए। और डीएनए में भी ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं उनको हम बोलते हैं जीन्स। यानी न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए और डीएनए में होता है जीन्स, जो हमारी इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए, ये है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा वैसे हमें क्रोमोसोम्स मिलते जाएंगे। देखिए यहाँ ब्रेक हो रहा है तो ये हमें क्रोमोसोम्स मिल गए, और ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये होते हैं रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। अब आगे है न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। कि जो न्यूक्लियस है वो सेल के रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? जब एक सेल डिवाइड होगा तो उस सेल के डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जब एक न्यूक्लियस से 2 नए न्यूक्लियस बनेंगे तभी वो जो सेल है वो डिवाइड हो पाएगा। तो न्यूक्लियस क्या करता है? एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। इट विल डिटरमाइन द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल टेक। कि न्यूक्लियस ही होता है सेल के अंदर जो ये डिटरमाइन करेगा कि सेल जो है वो कौन सी फॉर्म लेगा, कौन सी शेप लेगा मैच्योर होने के बाद। तो ये थी न्यूक्लियस के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियस। देखिए 2 तरह के यहाँ पे सेल्स होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस के बाहर एक डबल लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ये होती है यूकैरियोट्स के अंदर, जिसमें न्यूक्लियस के बाहर एक डबल लेयर कवरिंग होगी, उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस हो, उसके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं हो, उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। या इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है
यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड रीजन में होता है और प्रोकैरियोटिक सेल का रीजन, जो न्यूक्लियर रीजन है, वो डिफाइंड नहीं होता। अब इनके बीच में हम कुछ डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ ऑर्गेनेल्स का मतलब है सेल ऑर्गेनेल्स, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है। तो ये थे इनके बीच के कुछ डिफरेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म है, इट इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होगा उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स विच आर मेम्ब्रेन बाउंड। साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनेल्स होती है और ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगी इन सब के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। These cell organelles perform a specific function। और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगी ये क्या करेंगे? अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। काफी देर से आप लोग सुन रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो आखिर ये सेल ऑर्गेनेल्स होती क्या है? देखिए, अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, और अलग अलग ऑर्गन्स का काम है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना, ऐसे ही सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है और इन्हीं ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है? ये मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं टू कीप द एक्टिविटीज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ताकि वो जो अपना अपना काम कर रहे हैं वो सेपरेट रहे, किसी से मिक्स ना हो उनकी एक्टिविटी, इसलिए इनकी अपनी अपनी एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और वो है सबसे पहले ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। कि ये एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है ट्यूब्स का और शीट्स का, और ये जो ट्यूब्स और शीट्स है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है। कि ये एक बहुत बड़ा जाल है ट्यूब्स का और शीट्स का। अब ER भी है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। हमारे पास दो तरह की ER है, SER और RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब RER और SER में क्या डिफरेंस है ये देखिए। RER जो होते हैं उनकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो राइबोसोम्स होते हैं यही प्रोटीन्स बनाते हैं। और SER जो होते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हमारे लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। और क्या करते हैं? वो जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है, ड्रग्स है किसी सेल में, उसे डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसे खत्म करते हैं। तो RER बनाते हैं प्रोटीन्स और SER बनाते हैं लिपिड्स, और प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलके बनाते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को ही कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। उसके बाद है ER सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। कि ER जो है वो एक मीडियम का काम करता है, किसके लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स,
मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए वो एक मीडियम का काम करता है। और ये ट्रांसपोर्ट किसके बीच में होता है? साइटोप्लाज्म में ही, अलग अलग जगहों में, या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। तो ईआर जो है वो एक चैनल का काम करता है, एक मीडियम काम करता है मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए। ये था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स पे पढ़ते हैं, जो थी गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस जो है वो किसके नाम पर पड़ा है? कैमिलो गोल्जी। और कैमिलो गोल्जी ने ही गोल्जी एपेरेटस को डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पे इनका नाम, ये गोल्जी एपेरेटस नाम पड़ा है। गोल्जी एपेरेटस क्या होता है? इट इज ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स और ट्यूब्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम। कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स है या वेसिकल्स है जो एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज है, और उन्हें क्या कहेंगे? सिस्टन। जैसे ये अब देखते हैं, ये हमारे पास 3 ये ट्यूब्स हैं, ये मोस्टली अप्रोक्सीमेटली पैरेलल ही है एक दूसरे के, और एक दूसरे से स्टैक्स में लगी हुई है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल टच होके लगी हुई है, और इसी को हम बोलते हैं सिस्टर्न। तो ये थी गोल्जी एपेरेटस। मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी एपेरेटस आर कनेक्टेड विद मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर। कि जो गोल्जी एपेरेटस की मेम्ब्रेन है वो किससे जुड़ी हुई होती है? ईआर की मेम्ब्रेन से। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। गोल्जी एपेरेटस का काम क्या होता है? जो प्रोडक्ट सेल में बनते हैं उनको स्टोर करना, उनको मॉडिफाई करना और उनको पैक करना। मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी एपेरेटस। कि जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है उसे पैक किया जाता है और अलग अलग जगहों पे सेंड किया जाता है। किसके द्वारा? गोल्जी एपेरेटस के द्वारा। Complex sugar may also be made from simple sugar in the Golgi apparatus। कि Golgi apparatus कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करता है। Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes। और जो Golgi apparatus है वो लाइजोसोम को के फॉर्मेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये लाइजोसोम्स क्या होते हैं। लाइजोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जैसे एक गार्बेज हाउस होता है जिसमें सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करके फेंक दिया जाता है, ऐसे ही जो लाइजोसोम्स होते हैं वो सेल के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है। यानी सेल का जो भी वेस्ट होगा उसे लाइजोसोम्स अपने अंदर खींच लेंगे और उसे वहां पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और लाइजोसोम्स जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। इनकी शेप कुछ सैक जैसी, बोरी जैसी होती है। दे डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। कि ये कोई भी फॉरेन मटेरियल जिसके सेल के अंदर कोई काम नहीं है उसे भी डाइजेस्ट कर लेता है। उसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स खराब हो गई हैं, डैमेज हो गई है, उसको भी अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड लाइजोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मैटर। और लाइजोसोम्स ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो ये सारे ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब क्योंकि लाइजोसोम्स जो है वो सेल के वेस्ट मटेरियल को खत्म कर देते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। आप कहेंगे सुसाइड का मतलब तो होता है खुद को खत्म करना। अब ये सुसाइड बैग्स इन्हें क्यों कहा जाता है, इसका भी एक रीजन है। When the cell gets damaged, lysosomes may burst and enzymes digest their own cell। कि जब सेल जो है कोई सेल मान लो खराब हो गया, कोई उसका
वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो जो लाइसोसोम्स होते हैं सेल के अंदर वो फट जाते हैं और उनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो उस सेल को भी अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेंगी। और ये जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स कौन बनाता है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था लाइसोसोम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स दैट हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। कि ये ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके पास खुद का DNA और राइबोसोम्स होते हैं। दे आर एबल टू मेक सम प्रोटीन्स, और ये कुछ प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस का मतलब आप समझते होंगे, जहां पावर हाउस का बेसिक मतलब होता है जहां से सेल को पावर मिले। पावर कैसे मिलेगी? एनर्जी की फॉर्म में। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलती है वो हम देखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए सेल इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। कि जो भी सेल को जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी कौन रिलीज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया उसे किसकी फॉर्म में रिलीज करता है? ATP मॉलिक्यूल्स। ATP मॉलिक्यूल्स मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। और ये जो ATP मॉलिक्यूल्स है इनको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कई बार क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria have two membrane coverings. The outer membrane is very porous while the inner membrane is deeply folded. कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती है। जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वेरी पोरस, यानी उसमें बहुत सारे छेद बनने होते हैं, जबकि जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्ड होती है। अब आगे हम बात करते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? It consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma. कि ये बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर्स की फॉर्म में इकट्ठा होती है एक मटेरियल में जिसका नाम है स्ट्रोमा। यानी एक स्ट्रोमा मटेरियल में ये बहुत सारी मेम्ब्रेन की लेयर्स इकट्ठी रहती हैं। प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कि जब प्लास्टिक्स को हम देखेंगे तो प्लास्टिड कुछ स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखाई देंगी। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है, ऐसे ही प्लास्टिड्स के पास भी अपना DNA और राइबोसोम्स होता है। और प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। अब प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब हम पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स, यानी जो प्लांट्स को या लीव्स को कलर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। जो अलग अलग टाइप के आपको फ्लावर्स दिखाई देते हैं, कलरफुल फ्लावर्स दिखाई देते हैं, वो फ्लावर्स किसकी वजह से होते हैं? उनमें जो कलर होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वाइट प्लास्टिड उनको हम बोलते हैं, या हम कलरलेस प्लास्टिड्स। उनका काम क्या होता है? दे स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। वो अपने अंदर क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। और अब हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। प्लास्टिड्स कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जिन प्लास्टिक के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल होता है लीव्स में, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है।
तो इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोप्लास्ट भी 3 तरह के होते हैं, एक जिसमें क्लोरोफिल हो, एक जो क्लोरोप्लास्ट उसकी वजह से येलो कलर आए, एक उसमें ऑरेंज कलर आए। अब हम पढ़ते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, कि ये सॉलिड या लिक्विड मटेरियल को स्टोर करने के लिए सैक होती हैं, बोरियां होती है, जिनके अंदर सेल का सॉलिड या लिक्विड कंटेंट स्टोर किया जाता है। स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स वाइल लार्ज इन प्लांट सेल्स, कि एनिमल सेल्स के अंदर इनका साइज स्मॉल होता है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर इनका साइज लार्ज होता है। जैसे सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई 50-90% ऑफ सेल वॉल्यूम। प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो सेल की वॉल्यूम का 50-90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इन प्लांट सेल्स दे प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल। जो प्लांट सेल्स होती है उनमें वैक्यूल्स क्या करते हैं? प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं, और उसके साथ साथ वो क्या स्टोर करते हैं? अमीनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स, इन सबको भी वो अपने अंदर स्टोर करते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वैक्यूल एक्सपेल्स एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक्सेस वाटर को सेल से बाहर कर देते हैं, और उसके साथ साथ कुछ वेस्ट को भी सेल के बाहर कर देते हैं। जैसे अमीबा। अमीबा में क्या होता है? अमीबा में जो वैक्यूल होगा वो जो अमीबा ने जो भी फूड अपने अंदर लिया है, जो भी फूड उसने डाइजेस्ट किया है, वैक्यूल उस फूड को स्टोर करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपका यही कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में आए या आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।